हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्या केपलर के द्वितीय नियम का निगमन करना। ठीक है, किस प्रकार से हम केपलर के द्वितीय नियम का निगमन करेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था केपलर का द्वितीय नियम क्या होता है कि कोई भी ग्रह यदि सूर्य के चारों ओर क्या करता है, एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है, तो उसकी जो चाल रहती है, क्षेत्रीय चाल, वो कैसी रहती है, नियत रहती है। अर्थात बराबर समय में या समान समय में समान क्षेत्रफल वो क्या करता है, तय करता है। लेकिन रेखीय चाल कैसी रहती है, वो नियत नहीं रहती है ना। ठीक है, तो इसी को अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले एक चित्र दिख रहा है आपको, जिसमें कैपिटल एम द्रव्यमान का क्या है, सूर्य है। और इस सूर्य के चारों ओर स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई एक ग्रह है, जो कि क्या कर रहा है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। और उस ग्रह की सूर्य से दूरी कितनी है, आर है, मतलब स्थिति सदिश कितना है, आर है उसका। और जब ये टी समय, डेल टी समय पश्चात वह ए से, बिंदु ए से कहाँ पर आ रहा है, बिंदु बी पर आ रहा है, तो उस बिंदु बी पर उसका स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, बढ़कर आर प्लस कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। जहाँ डी आर ये इन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो माना चित्रानुसार क्या है, किसी क्षण टी पर ग्रह, जिसको अपन मान लेते पृथ्वी की स्थिति क्या है, ए पर है, जिसका सूर्य के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है, वेक्टर आर है, ये दिख रहा है आपको। अब यह ग्रह दीर्घवृत्ताकार मार्ग में गति करता हुआ डेल्टी समय पश्चात कहाँ पर पहुँचता है, बिंदु बी पर पहुँचता है, जहाँ उसका स्थिति सदिश कितना हो जाता है, आर प्लस डी आर हो जाता है ना। तो अब क्या मानेंगे, माना सूर्य के सापेक्ष ग्रह का कोणीय संवेग कितना है, एल है। मतलब कोणीय संवेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। तो कोणीय संवेग कितना होता है, रेखीय संवेग गुना त्रिज्या, है ना। एक सूत्र पता है हमको, 11वीं में आपने पढ़ा होगा, ये कोणीय संवेग बराबर कितना होता है, रेखीय संवेग गुना त्रिज्या होता है। तो कोणीय संवेग को अपन एल से प्रदर्शित करते हैं, रेखीय संवेग को कितना, पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और त्रिज्या को कितना, आर से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ से रेखीय कोणीय संवेग एल बराबर कितना हो जाएगा, रेखीय संवेग पी को अपन क्या बोलते हैं, एम गुना कितना, वी के रूप में लिखते हैं। क्योंकि संवेग बराबर कितना होता है, द्रव्यमान गुना वेग का गुणनफल होता है, जहाँ वेग क्या है, उसका रेखीय वेग को शो कर रहा है ना। मतलब ये इस डायरेक्शन में जाने वाले वेग को, ऐसे। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ कहाँ से, ये इस डायरेक्शन में जाने वाले है ना। लेकिन कोणीय वेग में ये इस डायरेक्शन में घूम जाएगा। ओके, तो ये क्या है, यह है उसका क्या, रेखीय संवेग। पी बराबर लिखा है अपन ने कितना, एम वी गुना कितना, त्रिज्या आर। तो यहाँ पर रेखीय वेग जो होता है वो कितना होता है, कोणीय वेग गुना कितना होता है, कोणीय वेग गुना कितना होता है, त्रिज्या होता है। तो इस v की जगह अपने को क्या रखना है, ओमेगा इंटू आर रखना है। तो v की जगह अपने क्या रख दिया, ओमेगा इंटू आर रख दिया। तो l बराबर कितना हो जाएगा, m ब्रैकेट में ओमेगा इंटू आर इंटू कितना, आर। और आर क्या होता है, आर का स्क्वायर होता है। आर गुना आर मतलब कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर। तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा, m ओमेगा इंटू कितना, आर का स्क्वायर, है ना। अब हमने देखा है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह की जो गति होती है वह केंद्रीय बल के अंतर्गत होती है। और हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था कि केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी भी वस्तु या ग्रह का कोणीय संवेग क्या होता है, नियत होता है। ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको अभी। इसको पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में। केंद्रीय बल के अंतर्गत, हाँ, ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है अपन ने। क्या पढ़ा है, केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी भी गतिमान कण का कोणीय संवेग कैसे रहता है, नियत रहता है। तो ये एल का मान कितना है, नियत है। किसके लिए, केंद्रीय बल के अंतर्गत। क्योंकि जो ग्रह जो होता है सूर्य के चारों ओर केंद्रीय बल के अंतर्गत क्या करता है, गति करता है, तो उसका कोणीय संवेग क्या रहेगा, नियत रहेगा, है ना। इसलिए हमने उस वीडियो में क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ आ गया अपन, है ना। तो ये एल बराबर क्या रहेगा, यहाँ पर भी नियत रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, केंद्रीय बल के अंतर्गत वस्तु, जिसको अपन मान लेते ग्रह का कोणीय संवेग कैसा रहेगा, नियत रहता है। तो एल की वैल्यू कितनी है, समीकरण 2 से लिखा है अपन ने, एम ओमेगा आर का स्क्वायर, है ना। ये कैसी रहेगी, नियत रहेगी। ठीक है, मतलब उसका कोणीय संवेग क्या रह रहा है, नियत रह रहा है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, क्या है, चित्र से डेल्टी समय में ग्रह द्वारा खिसका जो क्षेत्रफल है
है ना। डेल ए वो क्या हो जाएगा, डेल ए मतलब त्रिभुज ए, है ना, या किसका क्षेत्रफल मतलब डेल ए, या अपन बोलेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में परिवर्तन, वो कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना, एस ए बी का क्षेत्रफल या त्रिभुज ए से बी का क्षेत्रफल। कहाँ है अपने पास चित्र, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये इससे घिरा हुआ ये जो क्षेत्रफल है, कौन सा, ये वाला क्षेत्रफल, है ना, कौन सा, एस ए बी का, मतलब ए बी और ये एस, ये है ना, ये जो पूरा क्षेत्रफल है यहाँ से यहाँ तक के, तो ये अपने को क्या दिख रहा है, क्षेत्रफल दिख रहा है ना। मतलब क्षेत्रफल में ए से बी तक पहुँचने के लिए जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएंगी, त्रिभुज एस ए बी का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 लंबाई गुना कितना होता है, चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई कितनी है, आर है, और चौड़ाई कितनी है, ये डी आर है। तो 1/2 कितना हो जाएगा, आर इंटू डी आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या देखेंगे, देखो 1/2 कितना लिखा हुआ है, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 1/2 कितना, लंबाई गुना कितना, चौड़ाई। तो लंबाई कितनी थी अपनी, आर थी, वो इस टाइप से लिया था, और चौड़ाई क्या थी, यहाँ से यहाँ तक के, ये अपन ने यहाँ पर लिखा था सन, यहाँ पर ए पॉइंट पर था पहले, फिर यहाँ पर बी पॉइंट पर आ गया, तो ये इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल है ना। तो ये लंबाई हो जाएगी कितनी, आर, और ये चौड़ाई कितनी हो जाएंगी, डी आर। तो आर गुना कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, और ये किसके रूप में आ जाएगा, 1/2 के गुना में आएगा, है ना। तो कितना, 1/2 आर गुना कितना, डी आर। अब डी टी का दोनों पक्षों में भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, डी अपॉन में डी टी बराबर कितना, 1/2 आर, कितना हो जाएगा, डी आर के बटे में कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, ठीक है। और डी आर अपॉन में डी टी को अपन क्या लिखते हैं, वेग लिखते हैं। तो डी अपॉन में डी टी बराबर कितनी वैल्यू आ जाएंगे, 1/2 आर गुना कितना, वी, है ना। अब वी की वैल्यू अपन कहाँ से रखेंगे, वी की वैल्यू को हमने रखा है कहाँ से, ये एल इक्वल टू एम वी इंटू कितना, आर से। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से वी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, वी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी कितनी, एल अपॉन में कितना, एम आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एल अपॉन में कितना, एम आर, ठीक है। क्योंकि एल बराबर कितना है, एम वी आर है, एल बराबर कितना है, एम वी आर है, तो वी बराबर कितना हो जाएगा, एल अपॉन में एम आर हो जाएगा। तो यहाँ से वी की वैल्यू क्या रखी है, वी की वैल्यू रखी है एल अपॉन में कितना, एम आर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू जब हमने रखी है एल अपॉन में एम आर, तो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एल अपॉन में कितना आ गया, 2m आ गया, है ना। तो डी अपॉन में डी टी बराबर कितना, एल अपॉन में 2m। अब जब ये एल जो है वो कैसे नियत राशि है, हमने देखा था कोणीय संवेग क्या रहता है, नियत राशि है, और एम द्रव्यमान भी क्या है, नियत राशि है। तो ये पूरी जो राशि है वो भी क्या रहेगी, नियत रहेगी। एल अपॉन में 2m भी क्या रहेगी, नियत रहेगी। इसका मतलब क्या है कि डी अपॉन में डी टी, क्या, डी अपॉन में डी टी एल अपॉन में बराबर कितना, 2m। इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि डी अपॉन में डी टी ये भी क्या है, नियत होती है। मतलब सूर्य के चारों ओर ग्रह की जो कक्षीय चाल है, कक्षीय चाल मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, चाल जिसको बोलेंगे ना, है ना। क्षेत्र मतलब एक तरीके से क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल मतलब क्या लिखा अपन ने, ए लिखा हुआ है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मतलब क्षेत्रीय उसकी क्या होगी, चाल होगी, वो कैसी रहती है, नियत राशि प्राप्त हो रही है एल अपॉन में 2m के बराबर। तो हम बोलेंगे कि क्या, सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षीय चाल कैसी होती है, नियत होती है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या देख लिया, उसका सेकंड नियम परिभाषित कर दिया कि सूर्य के चारों ओर ग्रह की क्षेत्रीय चाल डी अपॉन में डी टी क्या होती है, नियत राशि होती है। और इस नियत राशि की वैल्यू कितनी होती है, एल अपॉन में कितना, 2m। यहाँ पर एल भी क्या है, एक नियत है, क्योंकि केंद्रीय बल के अंतर्गत जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है, नियत होता है ना। और m जो है ग्रह का द्रव्यमान, वो भी क्या है, नियत राशि है। इसलिए वो पूरी एल अपॉन में 2m जो पूरी राशि होगी वो भी क्या होगी, नियत होगी, है ना। तो ये अपना क्या हो गया, सेकंड नियम परिभाषित हो गया यहाँ पर, है ना, या सिद्ध हो गया।